आज का टॉपिक है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड बोर मैग्नेट्रॉन। ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और बोर मैग्नेट्रॉन आपस में कैसे रिलेटेड हैं इस पे तो कंसीडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और उस पर चार्ज e है। कंसीडर कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज e है और अराउंड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है ऑन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो कंसीडर ये करना है इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज e है, न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है ऑन एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब इलेप्टिकल पाथ। अगर इसका हम लोग अगर फिगर टाइप बनाना चाहें जैसे ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज e है। इसमें अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है तो पोलर कोऑर्डिनेट में ये थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट में r थीटा। अगर ये थोड़ा एंगल अगर बढ़ जाता है डेल्टा थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस डेल्टा r प्लस थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ऐसा कुछ हो। एज्यूम कर लिए कि r थीटा जो है पोलर कोऑर्डिनेट है इलेक्ट्रॉन का और कैपिटल T मान लेते हैं। अगर वो कैपिटल T मान लेते हैं रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कैपिटल T जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्योंकि ये इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है इसलिए हमें पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी कंसीडर करना ज़रूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है और एक क्लोज्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो करंट भी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है और एक क्लोज्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इस क्लोज्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। तो करंट कैसे लिखते हैं I इज इक्वल टू लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम Q और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज T। तो I इज इक्वल टू Q बाई T इज इक्वेशन नंबर A हम लोग इसको मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि जैसे करंट है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्विवेलेंट होगा एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट के। करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्विवेलेंट होगा एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट के जिसको हम लोग के लिखते हैं म्यू एल इज इक्वल टू हो जाएगा I क्रॉस A अपॉन C क्वेश्चन नंबर 1। जहाँ पे A क्या है A इज़ द एरिया ऑफ एलिप्स। जो इलेप्टिकल पाथ है उसकी एरिया है A। अब हमारे पास I की वैल्यू है I इज इक्वल टू Q बाई T। Q हमने चार्ज ऊपर यहाँ पे लेट किया है जो चार्ज है वो E है तो उसको लिख सकते हैं E बाई T। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो म्यू L इज इक्वल टू E A डिवाइडेड बाई C इंटू T। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, हमारे पास इक्वेशन क्या मिला म्यू L इज इक्वल टू E A अपॉन C T इक्वेशन नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन कि फिगर में देखते हैं कि ये कुछ ट्रायंगल जैसा बन रहा है। ये हम लोग लेट कर सकते हैं ये एक ट्रायंगल है। दिस इज समथिंग लाइक अ ट्रायंगल। अगर वहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल की एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे बेस जो है वो r है, ये बेस है r है और एंगल के सामने जो है परपेंडिकुलर होता है तो ये हो जाएगा r इंटू थीटा। स्मॉल एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे डी हो जाएगा तो एंगल जो होगा वो भी डी थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा r डी थीटा। तो डी स्मॉल पार्ट का जो एंगल मिला वो हाफ r स्क्वायर डी थीटा मिल गया। अब हम लोग ये स्मॉलेस्ट पार्ट कंसीडर करके एरिया एक निकाल लिए हाफ r स्क्वायर डी थीटा। अगर हमें टोटल ऐसे ही ट्रायंगल बनते जाएंगे अगर टोटल का एरिया निकालना है तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देयरफॉर
देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ किसकी, एलिप्स की। जो ट्रायंगल कंप्लीट होगा, जब सारे ट्रायंगल्स भर जाएंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, एलिप्स ही बनेगा, तो वो पूरे एलिप्स की एरिया बताएगा। तो मान लेते हैं वो टोटल एरिया जो है वो ए है, तो ये जाएगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन में, 0 to t हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए हाफ बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं, लिमिट इंटीग्रेशन लगा देते हैं, 0 to 2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी टी कर देंगे, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया ये, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम की भी बात करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग मान लेते हैं पी एल है, पी एल अगर एक एंगुलर मोमेंटम है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, पी एल इज इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आ गया। पी एल को लिखते हैं आर, मतलब पोजीशन वेक्टर इंटू लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, ये देखो, एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं आर क्रॉस पी, पोजीशन वेक्टर इंटू लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं एम बी, ठीक है। और v जो है वो वेलोसिटी है, अगर मान लेते हैं थीटा है यहाँ पे, v जो है वेलोसिटी है, तो r डी थीटा बाई डी टी लिख देंगे, तो हो जाएगा r m, फिर r मतलब v थीटा को लिख रहे हैं r डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं, तो r डी थीटा बाई डी टी हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा m r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो हमारे पास, तो हमें एंगुलर मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, पी एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे लिख सकते हैं पी एल बाई एम में लिख सकते हैं, पी एल यहाँ नीचे है, मतलब हमें एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एम यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। मेनली हमें करना ये है कि जो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी यहाँ पे एरिया में मिला था हमें हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है इन द टर्म ऑफ पी एल। तो दोनों साइड अगर हाफ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमें मिल गई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिला था एरिया था हाफ 0 to t आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और डी टी था, यही था। तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मिल गई, हमें क्या मिला, पी एल बाई 2m, और डी टी यहाँ पे पहले से है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया, एरिया हमें मिल गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या मिला था, म्यू एल की वैल्यू निकाले थे, ई ए बाई सी इंटू टी, ये निकाले थे, ठीक है। तो ए हमारे पास इंटीग्रल टर्म मिला है, अभी इसको पुट कर देते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू ई बाई सी टी 0 to t पी एल अपॉन 2m डी टी, ये मिल गया। अब पी एल अपॉन 2m ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे, ई पी एल अपॉन सी टी और 2m, और इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो 0 to 2 डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो सिंपल हो गया इंटीग्रेशन, ई बाई सी पी एल बाई 2m टी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास म्यू एल जो है वो मिल गया। म्यू एल की वैल्यू क्या मिली, ई, ये टी से टी कैंसिल हो गया, ई अपॉन 2mc पी एल। अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, म्यू एल अपॉन पी एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2mc, ये हो गया हमारे पास एक कंक्लूज़न यहाँ पे ये मिलता है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है और ये मैकेनिकल मोमेंट है, दोनों का रेशियो जो है ये कांस्टेंट मिल रहा है हमें, दिस इज ई अपॉन 2mc इज़ ए कांस्टेंट। मतलब कंक्लूज़न क्या मिला कि रेशियो ऑफ मैकेनिकल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो है कांस्टेंट है फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए ये रेशियो कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट रेशियो को जायरो मैग्नेटिक रेशियो या जायरो
मैग्नेट बोलते हैं, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। हमें क्या मिला, म्यूएल अपॉन पी एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2mc। ठीक है, वेक्टर एटम मॉडल की अगर बात करते हैं तो उसमें जो पी एल होता है उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, √L L+1 h कट, ऐसे करके लिखते हैं वेक्टर एटम मॉडल में, क्योंकि पी एल एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखते हैं वेक्टर एटम मॉडल, पी एल जो है क्वांटाइज्ड है, इसलिए उसको लिखते हैं पी एल इज इक्वल टू √L L+1 h कट। तो म्यू एल हो जाएगा, पी एल यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √L L+1 ई एच कट अपॉन 2mc। ये कांस्टेंट है, तो म्यू एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एल के। ठीक है, ये ई एच कट अपॉन 2mc जो इसका मल्टीपल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बी एंड इट इज ई एच कट अपॉन 2mc। दिस इज योर फार्मूला फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन। और जो इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, म्यू बी इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻26 अर्ग पर गॉस, और म्यू बी इज इक्वल टू होता है 9.27 इंटू 10⁻24 जूल पर टेस्ला। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी जाती है बोर मैग्नेट्रॉन की। तो इस टॉपिक में कंसिडर किया गया क्या, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में, इसमें क्या रिलेशन है और इसकी वैल्यूज़ कैसे कैसे ली जाती हैं। ओके, थैंक यू।